Hello and good evening to all. Welcome to UPSC Win Series 2025. This is the Modern India series और इस सीरीज में हम लोग मॉडर्न इंडिया की तैयारी करेंगे. Before to start the class, the Modern India is one of the foundational pillar for the civil service examinations. If you aspire to crack this examination this year, you should be sound and crystallized with respect to the modern Indian concepts. So modern India के बारे में चर्चा करेंगे. Before to start the class, let me share something. This is a win series and this series is a free series on the YouTube. This is a free series on the YouTube, so anyone can just watch it and अपने रिवीजन को अच्छे लेवल पर तैयारी करेंगे. इस सीरीज में हमने क्या करा कि देखो कि मॉडर्न इंडिया पूछने का एक पैटर्न होता है. यूपीएससी एक्चुअली वांटेड टू टेस्टिफाई समथिंग कंसेप्चुअल एस्पेक्ट, एट द सेम टाइम किस तरह से आप फैक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाएं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. दैट्स वाई हमने कोर ऑफ द मॉडर्न इंडिया इसको एक सेक्शंस में डिवाइड करा. और कोर ऑफ द मॉडर्न इंडिया जब हम लोग बात करेंगे तब आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पे साउंड होना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को किस तरीके से आपको समझना है. साथ ही साथ कुछ पेरिफेरल एरियाज होंगे. That is called peripheral areas include that is called number of the reforms, like that is called the land revenue policies, land revenue reforms, like the educational reforms, like the press reforms. देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स और किस तरह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस के तहत हम लोग पीजेंट रिवोल्ट्स की बात करेंगे. देन साथ ही साथ बहुत सारे दी पॉलिसीज की बात करेंगे जो आपके अपेंडिक्स में दिया हुआ है स्पेक्ट्रम के टेक्स्ट बुक का, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है. एक हैंड में कोर ऑफ द नेशनल मूवमेंट तैयार करेंगे, दूसरे हैंड में जो अपेंडिक्स दिया हुआ है टेक्स्ट बुक स्पेक्ट्रम की किताब में उसको आप तैयार करेंगे. तो ये दोनों आपके सोर्सेस होंगे, बेसिक सोर्स जिससे आपको चीज़ों को तैयार करना है. तो लेट स्टार्ट. एंड पूरे यूनिट को हम लोगों ने 20 यूनिट्स में डिवाइड करा है. दीज 20 क्लासेस और 20 दिन में आपको मॉडर्न इंडिया भी कंप्लीट करनी है. बिफोर टू मूव अहेड लेट मी इंट्रोड्यूस. दिस इज मयूर सागर एंड आप हमसे फेमिलियर होंगे. आई हैव द वाइड स्प्रेड एक्सपीरियंस विद द टीचिंग विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर मोर देन 3 years. And this is our the first launch series with respect to the UPSC civil service examinations. And this is the beginning of this UPSC Win series batch. This is the first class. now बात करेंगे द डे 1. तो डे 1 में हम लोग प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा करेंगे. प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब कि दैट बिफोर द 1885 you know that कि there are the 3 centers for the British India. That is called Bengal. This was the nerve center for the nationalism. Second is the Bombay and third is the Madras provinces. इन 3 एरियाज पे ब्रिटिश के बासन्स थे एंड बंगाल वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर कुछ कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स इनिशिएटिव्स लिए गए और उनके बेसिस पे हम देखते हैं कि दैट इज कॉल्ड सम सॉर्ट ऑफ डिमांड्स वर पुट बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी. व्हाट सॉर्ट ऑफ डिमांड कि बेसिकली पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंडिजनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज और दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल रिफॉर्म. इन 3 एरियाज पे ही प्राइमरी डिमांड होते थे. और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के फेजेस में दैट इज कॉल्ड जमींदारी एसोसिएशंस, लैंड होल्डर सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं जमींदार के राइट्स एंड इंटरेस्ट की बात करते थे. बट ग्रेजुअली जिस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट का टोन आगे बढ़ता है, वी वॉच कि दैट हमारे पास एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है एंड दैट द नीड वाज फुलफिल्ड थ्रू द कंसेप्शंस एंड द रियलाइजेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885. तो एक हैंड में आपको प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी है कि प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार करना है. दिस इज द फर्स्ट यूनिट वी विल डिस्कस. सेकंड that 1885 से लेकर 1905 दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड मॉडरेट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट. इसकी हम लोग चर्चा करेंगे. दिस इज द सेकंड यूनिट दैट इज कॉल्ड डे 2 में हम लोग मॉडरेट फेज की चर्चा करेंगे. Now after this moderate day 3 we will discuss the 1905 to 1911 जिसको हम लोग बोलेंगे that is called extremist phase of the Indian national movement. What phase? The extremist phase. और एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद वी विल सी कि दैट लाल बाल पाल अरविंद घोष ऐसे लीडर्स हमें मिले जिन्होंने कहीं ना कहीं एक एकेडमिक पास टाइम से इसको एक मास मूवमेंट की तरह, एक मास फ्लेवर की तरह कन्वर्ट करा. डे 4 में हम लोग बात करेंगे 1911 से लेकर 1919 में क्या क्या डेवलपमेंट हुए. इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशनरीज की बात करेंगे, देन होम रूल लीग की बात करेंगे. रिवॉल्यूशनरी दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल हीरोइज्म की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर द कॉज ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, दैट इज कॉल्ड. इस तरह से हम लोग बात करेंगे किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस आए. डे 5 दिस इज द बिगिनिंग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1919 से लेके जो ऑनवर्ड शुरू होगी, दिस इज कॉल्ड गांधीयन एरा.
So day 5 we will discuss 1919 to 1930 क्या क्या डेवलपमेंट हुए, and then day 6 1930 to 1937, day 7 we will discuss 1937 to World War II. देखो, whenever you read the Indian national movement, that is called, we will divide this national movement into certain phases. What are the phases for this national movement? The phases की बात करेंगे, that is called 1885 to 1905. This is the first phase of the national movement, जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑल इंडिया स्ट्रक्चर में हम लोग काम कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड द मॉडरेट्स फेज, और इस मॉडरेट्स को बोलते हैं अपन लोग नरम दल का पीरियड, नरम दल. सो मॉडरेट्स फेज में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हम लोग सीखेंगे. देन 1911, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट फेज. इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? द एक्सट्रीमिस्ट फेज. 1911 to 1919, this is called individual heroism or revolutionary phase. Individual revolutionaries. And after this individual revolutionary, the Gandhi comes to the Indian national movement picture, that is called Gandhian phase, that is called Gandhi era. So till the 1900 that is called 19 to 1939, ठीक है, गांधीयन एरा. एंड देन आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकम्स ए मास मूवमेंट, मूवमेंट इक्वल टू मास मूवमेंट, राइट. सो हमारे पास कुछ लिंक पिन है इसको पढ़ने का. कुछ एपिसोडिक डेवलपमेंट से बात करेंगे. दैट 1905, दिस इज द फर्स्ट टाइम. इस समय क्या हुआ था बता सकते हो? दिस इज कॉल्ड द what that is called Swadeshi movement, that is called partition of Bengal. This is the first time the partition of Bengal. पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद दैट इज कॉल्ड CDM, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एंड आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देयर इज कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के ऑनवर्ड जो आपके डेवलपमेंट है, दैट इज कॉल्ड, आप क्रिप्स की बात करेंगे, हाँ, कैबिनेट की बात करेंगे, वेबल की बात करेंगे, माउंटबेटन प्लान की बात करेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करेंगे. तो इस तरीके से हम लोग देखते क्या है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. तो आपको इन्हीं सब चीजों को हेल्प करेगा कि डे 7 में हम लोग वर्ल्ड वार 2 तक बात करेंगे. देन डे 8 में वर्ल्ड वार 2 से लेके क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट की बातें करेंगे कि क्या क्या नुआंसेस थे, क्या क्या इंडियंस डिमांड था, और क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या क्या स्टैंड्स थे. डे 9 क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, वेबल प्लान, इसकी चर्चा करेंगे. एंड इन द डे 10 वी विल डिस्कस माउंटबेटन प्लान, that is called Royal Indian Navy Mutiny, and then communalism की बात करेंगे. So dear, these 10 classes will help you to understand this core part, that is called modern India के एक part जहाँ से आपको straight way vertically deeper क्वेश्चन पूछा जाएगा, that is called core understanding with respect to Indian national movement. तो इस सीक्वेंस में पढ़ें और आप इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे. Now अनदर जो सेक्शन जहाँ से आपको कुछ पूछे जाएंगे और जनरली हमेशा छूट जाता है, क्योंकि एट द 11th आवर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, देन एट द लास्ट नाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक बार रिवाइज फाइनल कर पाएंगे कि नहीं. लेकिन जब आप बुक से पढ़ेंगे, देन इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिवाइज इन द डे टाइम. देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज. ये अच्छी बात है कि आप पहले से ही इम्बाइब करके रखें, बट वी आर इंडियंस और हम सबको रिविजन की जरूरत पड़ती है. गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोगों ने क्या करा, उसी को हेल्प करने के लिए जो पेरिफेरल पार्ट आप बात करें, तो पेरिफेरल पार्ट में कहाँ से आपसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश में कोलोनियलिज्म का जो चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन इंडिया. यदि मैं बात करूं कोलोनियलिज्म, तो क्या सिर्फ हम लोग पॉलिटिकल कॉलोनी थे क्या ब्रिटिश का? Shall we only the political colony? No. ब्रिटिशर्स ने हमें सबसे पहले क्या करा, दैट इज कॉल्ड कल्चरल कॉलोनी बना. देन हमको क्या बनाया, इकोनॉमिक कॉलोनी बनाया. मतलब कल्चरल कोलोनियलिज्म, इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म, ग्रेजुअली दे बिकम द पॉलिटिकल कोलोनियलिज्म. इस तरीके से अपने कोलोनियलिज्म के मल्टीफेसेटेड डायमेंशन को एक्सप्लोर करना है यहाँ पर. सो ब्रिटिशर्स ने स्ट्रक्चरली रेडिकली रिफॉर्म्स करे. तो पहला रिफॉर्म दैट इज कॉल्ड लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स करा, जिसमें कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, रेटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, माल गुजारी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. एंड आफ्टर दिस सिस्टम डेफिनेटली जो पीजेंट्स थे, द पीजेंट्स अर्लियर क्या थे, दे आर द ऑनर्स ऑफ द लैंड. सडनली दे कन्वर्टेड इनटू द टेनेंट्स, किराएदार बन गए. डेफिनेटली उनके लैंड छीन लिए गए. द लैंड बिकम द सेलिएबल प्रॉपर्टी, लैंड बिकम एन एलिनेबल प्रॉपर्टी. सो दैट्स व्हाई द पीजेंट रिवोल्ट्स वाज इनएविटेबल, और पीजेंट रिवोल्ट्स हुए. तो पीजेंट रिवोल्ट आपको यहाँ पर सीखना है. देयर इज एन असेसमेंट ऑफ द पीजेंट रिवोल्ट. तो पीजेंट रिवोल्ट की जब बात करेंगे, सो 3 फेजेस में पीजेंट रिवोल्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है. देयर आर द 3 फेजेस इन द पीजेंट रिवोल्ट्स.
सो पीजेंट रिवोल्ट दैट इक्वल फर्स्ट फेज दैट इक्वल 1859-60 के आसपास होता है ना. दिस इज दैट इक्वल 1857 to 1917. दिस इज द फर्स्ट फेजेस. देन सेकेंड फेजेस की बात करेंगे. सो वी हैव टू डिवाइड दिस चैप्टर इनटू द थ्री फेजेस, जिसमें आपको तीतुमीर मूवमेंट, दैट इक्वल पबना एग्रारियन क्राइसिस, इंडिगो रिवोल्ट, देन देयर इक्वल द मोपला अपराइजिंग्स एंड ऑल दीज यू हैव टू स्टडी अंडर द पीजेंट रिवोल्ट्स. तो किस तरह से ये पीजेंट रिवोल्ट एक सक्सेसफुल रिवोल्ट बना एंड हाउ द इंडियन नेशनल मूवमेंट को थ्रेड को उसने कैप्चर करा. देन डेफिनेटली जुडिशियल रिफॉर्म अकॉर्डिंगली किए गए होंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जुडिशियल रिफॉर्म्स, राइट. Then most important chapter that is called social reform and socio-religious reform movement. Now Britishers were very smart people. They knew कि पहले हमको कल्चरल एरिया पे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. इंडिया इज ए फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी जहाँ पर ट्रिगर पॉइंट्स अवेलेबल हैं. सो दैट्स वाई सबसे पहले उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करा, देन पीजेंट रिवोल्ट्स करा, देन जुडिशियल रिफॉर्म करा एंड एट लास्ट यू कैन कॉल कि सोशल रिफॉर्म या एजुकेशनल रिफॉर्म्स करें. तो सोशल रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म ये हमारे इंडिया में इनलाइटनमेंट का पीरियड है. So there is a chapter, very important chapter that is called socio-religious reform movement, है ना, you must know it. Socio-religious reform movement Indian context में reformist movement, revivalist movement and status quoist movement, इन तीन डायमेंशंस में आप पढ़ाई करेंगे. So reformist movement का मतलब that is called ब्रह्म समाज movement, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का मतलब आर्य समाजिस्ट मूवमेंट, स्टेटस कोइस्ट मूवमेंट का मतलब जो कोई चेंजेस की बात नहीं करते हैं. सो इन द हिंदू कम्युनिटी देयर इज कॉल्ड मुस्लिम कम्युनिटी, देयर इज कॉल्ड सिख कम्युनिटी, देन देयर इज कॉल्ड पारसीस कम्युनिटी. तो यहाँ पर हम लोग एक सीक्वेंस में पैटर्न में पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए मूवमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव, देन व्हाट वर द प्रोमिनेंट लीडर्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देन अकॉर्डिंगली एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से एजुकेशनल रिफॉर्म्स को ब्रॉट इन करा, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग विद द वुड्स डिस्पैच इन द 1854, जिसको मैग्ना कार्टा इन द एजुकेशनल रिफॉर्म से बोलते हैं. देन देयर आर द डिफरेंट, लेट्स से हंटर कमीशंस आए, रेले कमीशंस आया, सेडलर कमीशंस आया, हार्टॉग प्लान आया, सार्जेंट प्लान आया, देन देयर इज कॉल्ड वर्धा एजुकेशनल प्लान. उसके अकॉर्डिंग किस तरह से उन्होंने एक प्राइमरी एजुकेशन को दैट इज कॉल्ड द हायर एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करा इंडिया में. And even after the independence they called Sarvapalli plan. This is the also continuation of this sequence. तो यहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे. देन डे 16 में प्रेस रिफॉर्म्स की बात करेंगे. द प्रेस वाज one of the effective means for communication during the that is called all out of what the Indian national movement. लेकिन ब्रिटिशर्स ने प्रेस के ऊपर में रेगुलेशंस लगाया. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स की बात करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो. सो प्रेस रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे. देन अकॉर्डिंगली वन ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय, देयर सिग्निफिकेंस. आपके पास एक क्रिस्प नोट होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स थे उनके टाइम में क्या क्या लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हुए, क्या उनके इनिशिएटिव्स थे एंड व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स. सो ये कंपेंडियम जैसा होना चाहिए. देन दैट इज कॉल्ड D18, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का पार्ट है कि जब स्टार्टिंग में लोग पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की बात करते थे, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की बात करेंगे, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की बात करेंगे ना. जब हम लोग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को बात करते हैं तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इज डिवाइडेड इनटू अ 3 फेज पॉलिसी. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फेज पॉलिसी में ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव क्या था, जस्ट टू क्रिएट ए बफर स्टेट. इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. ठीक है, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. सेकेंड फेज की बात करेंगे, ब्रिटिश एनेक्स करने के लिए कोशिश करे एंड एज मैक्सिमम एरिया अपने कंट्रोल में लेके आए. इसके लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी लगाया, लाइक सब्सिडरी अलायंस की बात करेंगे, देन देयर इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की बात करेंगे, देन डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने इस तरीके से ज़्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में लाया. 1857 की क्रांति होती है एंड आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स ने एसोसिएटिव पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल Act of 1861, Indian Councils Act of 1892, then called Indian Councils Act 1909, then called Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, and at last they called Independence Act 1947. Accordingly, इस तरीके से पूरे फिजिक्स को डिवाइड करके आप पढ़ेंगे. आपका मॉडर्न का ये टॉपिक है. नाउ डे 19 विल टेक अप द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. तो जो अभी चर्चा करी उसी को थोड़ा डिटेल्स में क्रिस्पी मैनर में पढ़ेंगे तो आपका ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म कंप्लीट होता है. एंड एट लास्ट दैट इज कॉल्ड सिपॉय म्यूटिनी. तो सिपॉय म्यूटिनी के बारे में आपको क्रिस्पी मैनर में पढ़ना है कि व्हाट आर द कॉजेस, हु आर द लीडर्स एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स. कुछ क्रिटिसिज्म है कि कोई बुक इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, कोई इसको दैट इज कॉल्ड लिमिटेड मूवमेंट बोलता है. तो इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना है.
So this is your modern, an entire modern we have divided into the 20 lectures, and in 20 lectures को हम लोग sequentially हम लोग कवर अप करेंगे, एंड along with this कुछ कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे आफ्टर एवरी क्लास, कि आपको एक इम्बाइब करने में हेल्प होगा, एंड अकॉर्डिंगली ये पूरी सीरीज आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से मॉडर्न की चीज़ों को समझा जाए। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग थोड़ा सा बुक की बात करेंगे कि आपको इस टाइम पीरियड में अब कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। देखो डियर, दैट इज कॉल्ड गियर इज ऑन, राइट। सो जब आपका यूपीएससी फॉर्म भरना शुरू हो गया तो एक एटमॉस्फेयर जो है वो चर्निंग एटमॉस्फेयर सेट होना शुरू हो गया है। अभी बहुत ज़्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। बी पेशेंस, बी कूल, काल्म, और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तो अब अपने सोर्सेज को थोड़ा लिमिटेड रखने की कोशिश करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू फोकस ऑन द रिविजन, हाउ मच टाइम यू मेड द रिविजन, देन थिंग्स टू बी इफेक्टिव एंड सिंपल टू यू। सो आप रिविजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लिमिटेड सोर्सेज और अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस, इन दो प्रिंसिपल पे बात करना शुरू करेंगे। तो स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो मेरा एडवाइस है कि आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू दैट मॉडर्न इंडिया, एंड अलॉन्ग विद दिस यदि पढ़ सकते हैं तो थोड़ा NCERT जो आपकी क्लास 11th की किताब है उसको आप पढ़ लेंगे, एंड मोस्ट फोकस अपना पूरा एंटायर कहाँ पे रहेगा, स्पेक्ट्रम की किताब पे रहेगी। So this is the introductory class about this the UPSC Win Series 2025 Modern India Series, and accordingly हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है we hope कि this classes will help you and at least आपको ये सिखाने की कोशिश करेगा कि आखिर मॉडर्न में पढ़ना कैसे है। बाकी ये आपकी क्षमताओं पे, आपके प्रैक्टिस एंड आपके रूटीन पे डिपेंड करेगा कि टू व्हाट एक्सटेंट यू ग्रास्प द थिंग्स एंड हाउ इम्बाइब द थिंग्स। सो this is all about the today's session. जय हिंद, आप सभी को good luck for the upcoming time. You prepare to best of your the preparation and come out with the flying color. Let's crack it this time. जय हिंद, जय भारत।